आज हम पता है आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं एक ऐसी सुपर साइंस फिक्शन थ्रिलर जिसको देखकर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ये 1985 में बनी थी। ये साईफाई जॉनर की एक कल्ट मूवी मानी जाती है। मूवी का नाम है द क्वाइट अर्थ। ये आपको ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और हमें पता है कि आप इसे एंड तक तो जरूर देखेंगे और लाइक एंड शेयर भी करेंगे। तो चलिए, मूवी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड में। सूरज निकल रहा है। अचानक सूरज की रोशनी जैसे कम हो जाती है और पृथ्वी पर लाल कलर की लाइट फ्लैश होती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सूर्योदय होता है। अचानक एक आदमी की नींद खुलती है। यही अपनी मूवी का हीरो है जिसका नाम है जैक। ये बहुत ही कंफ्यूज लगता है, पता नहीं क्यों। ब्लॉक पर तो सुबह 6:12 बज रहे होते हैं। वो उठकर रेडियो ऑन करता है लेकिन उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। लगता है खराब हो गया। ये सोचकर वो कुछ लोगों को फोन करता है लेकिन एक भी कॉल नहीं जाता। एंड उसको अब अजीब लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी वो नहा धोकर अपने ऑफिस के लिए निकलता है। अब रास्ते में वो पेट्रोल भरने के लिए रुकता है लेकिन कैश काउंटर पर कोई नहीं होता। वो इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढता है कि कोई होगा। तभी वहाँ के किचन के अंदर से धुआं निकल रहा होता है। जैक अंदर जाता है तो वहाँ पर एक केटल में कोई पानी रखकर न जाने कहाँ चला गया था। वो उबल उबल कर धुआं बन रहा होता है। जैक उसको ऑफ करके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वो हर तरफ ढूंढता है लेकिन नाम के लिए भी कोई इंसान वहाँ पर नहीं होता। दोस्तों, सड़क पर कुछ दूर पर एक टॉयलेट का दरवाजा अंदर से लॉक होता है लेकिन जैक आवाज देता है तो कोई जवाब ही नहीं देता। वो अंदर झांकता है तो एकदम खाली होता है। फिर जैक उसी सड़क पर बहुत दूर चलता है और तब उसे पता चलता है कि न सिर्फ पेट्रोल स्टेशन बल्कि पूरी सड़क ही खाली है और कोई इंसान है ही नहीं। अब जैक जरा टेंशन में हो जाता है कि सुबह उठकर मैंने अब तक एक भी इंसान को नहीं देखा। इट्स टोटली स्ट्रेंज। खैर, वो ऑफिस की ओर ड्राइव करने लग जाता है। उसका ऑफिस शहर से बाहर एक सुनसान जगह पे होता है। रास्ते भर गाड़ियां यहाँ वहाँ खड़ी दिखती हैं लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आता। जैक अब हर जगह को देखने लग जाता है कि शायद सारे के सारे लोग अपने घरों में तो बंद नहीं है कहीं। तभी घर की खिड़की पर कोई मूवमेंट दिखता है तो जैक कार को रोककर उस घर का दरवाजा खटखटाता है पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। परेशान होकर जैक ग्लास तोड़कर अंदर चला जाता है और किचन में पाइप लीक होने से पानी गिर रहा होता है। यही देखकर जैक को लगा कि विंडो पर कोई है। जैक तुरंत उसका वाटर सप्लाई बंद कर देता है और पानी गिरना बंद होता है। फिर वो पूरे घर में चेक करता है लेकिन कोई है ही नहीं यार यहाँ पर भी। और बेडरूम का बिस्तर देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी अभी कोई उठ कर गया होगा। और तो और बेड पर सुबह का नाश्ता भी लगा होता है। ये देखकर तो जैक समझ जाता है कि इस बेड पर कोई बुजुर्ग सोए होंगे और इसीलिए बेड पर ही उन्हें खाना दिया गया होगा। राइट, पर न जाने क्यों जैक को लगता है कोई इस बेड पर लेटा हुआ था और अचानक हवा में गायब हो गया। तो मतलब इस तरह की उसे कंफ्यूजन होती है। एंड इसी कंफ्यूजन में जैक उस घर से निकलकर अपने रास्ते जाने लगता है लेकिन वो इसी बारे में सोचते हुए गाड़ी तेज चला रहा होता है क्योंकि सड़क पर और कोई गाड़ी तो है नहीं। अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गैस टैंकर खड़ा दिखता है जिसे जैक उसे बहुत लेट नोटिस करता है और उससे क्रैश होने वाला होता है। पर तभी उसके साइड पर एक छोटे से कैब से निकलकर उस तरफ वो पहुंच जाता है। मतलब बेचारा बाल बाल बचता है वरना तो एक्सीडेंट हो जाता। अब जैक उस ट्रक में वॉकी टॉकी को देखता है जिसके जरिए वो किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं मिलता उसे। आखिर वो उस शहर में पहुंच जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसे एक भी इंसान नहीं दिखता। और अब जैक घबरा जाता है कि सबको हो गया या फिर कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। ऐसा मतलब क्या हो सकता है कि इस तरह सबके सब इस तरह गायब हो गए। जैक एक पहाड़ पर चढ़कर वहाँ से सिटी को देखता है तो कुछ दूर पर ना एक जगह थोड़ा धुआं निकल रहा होता है। शायद वहाँ पर कोई इंसान होगा। ये सोचकर जैक उस जगह पर जाता है लेकिन वहाँ एक पैसेंजर फ्लाइट क्रैश होकर जल रहा होता है। मतलब अंदर पैसेंजर्स होंगे और अगर वो जल भी गए तो कम से कम उनके कंकाल तो जरूर मिलेंगे। ये सोचकर जैक फ्लाइट के अंदर भी देखता है लेकिन दोस्तों वहाँ इंसान तो क्या, उनकी एक भी हड्डी तक नहीं होती। एंड ये सारी चीजें देखकर जैक धीरे धीरे रियलाइज कर लेता है कि पृथ्वी के न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर पक्षी सभी हवा में या तो गुल हो गए हैं या गायब हो गए हैं और वो भी बस कुछ ही पलों में। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। असल में ये उसकी एक लैब है और जैक एक रिसर्च साइंटिस्ट है। लैब में सारे मशीन एकदम नॉर्मल चल रहे होते हैं। जैक वहाँ के दूसरे लैब्स को भी कॉल करता है लेकिन फिर वही बात, कॉल को कोई उठाता ही नहीं। तभी एक मॉनिटर पर मैसेज आता है कि ऑपरेशन फ्लैश लाइट पूरा हो गया है। वो उठकर पूरे लैब में अपने कॉलिग्स को ढूंढता है लेकिन फिर वही बात, कोई नहीं होता। कंट्रोल पैनल रूम में उसका बॉस बैठा होता है। जैक उसके कंधे पे हाथ रखता है तो वो आगे की तरफ एक पैनल पर गिर जाता है। मतलब वो मर चुका है। जैक सीधे घबरा कर बाहर भागता है दोस्तों। और बॉस जिस पैनल पे गिरा था उस पर कुछ कंट्रोल्स ऑन हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरे लैब में इमरजेंसी अलार्म्स बजने लगते हैं और सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद होते हैं। इस तरह जैक अंदर ही फंस जाता है। अब बाहर निकलने के लिए जैक मेन डोर के पास कुछ गैस बॉम्ब्स को सेट करता है जो कि उसी लैब्स में थे। फिर वो अंदर आकर एक रिकॉर्डर पर कहने लगता है, आज जुलाई 5 है और मेरा नाम जैक। हमारा ऑपरेशन फ्लैशलाइट फेल हो गया और इसी वजह से दुनिया के सारे लोग गायब हो गए हैं और मैं अकेला जिंदा बचा हूँ। फिर रिकॉर्डिंग को टेबल पर छोड़कर वो बॉम्ब को ब्लास्ट करवा देता है। दरवाजा टूटकर बिखरता है और जैक जान बचाकर वहाँ से तुरंत भागता है। फिर वो रेडियो स्टेशन जाकर एक ब्रॉडकास्ट करता है कि मेरा नाम जैक है और मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। अगर कोई और जिंदा है तो मुझे इस नंबर पे प्लीज कांटेक्ट करें या मेरे एड्रेस पर आ जाएं। साथ ही साथ दोस्तों वो पूरी सिटी में जगह जगह पर पोस्टर्स भी लिखता है और अपना नंबर उस पर लिख देता है ताकि जो भी इसको देखे वो जैक को कांटेक्ट करे। इसके अलावा वो एक पुलिस कार को लेकर गली गली राउंड्स करता है कि कोई जिंदा है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो। और इस तरह ये सब कुछ करते करते कई दिन बीत जाते हैं लेकिन एक भी इंसान जैक को कांटेक्ट नहीं करता। जैक हर रोज इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर फ्रस्ट्रेट हो चुका था और अब उसे यकीन हो चुका था कि इस दुनिया में वो अकेला है और कोई इंसान तो छोड़ो, पशु पक्षी भी जिंदा नहीं बचे। और जब इस दुनिया में कोई और है ही नहीं तो फिर मैं इस छोटे से घर में क्यों रहूं? ये सोचकर वो उस टाउन में सबसे बड़े और शानदार घर में जाकर रहने लग जाता है। कार शोरूम से लेकर सबसे एक्सपेंसिव कार को लेकर बहुत ही लग्जूरियस शॉप्स में जाकर अपनी पसंद की चीजें उठा लेता है। कीमती ज्वेल्स, कपड़े, हर चीज उठाकर वो पहन लेता है क्योंकि यहाँ उसको रोकने टोकने वाला कोई तो है नहीं। एंड इसी पागलपन में कुछ और दिन गुजरते हैं लेकिन अब जैक इस लाइफ से भी तंग आ चुका था। यहाँ चाहे जितनी ही शानदार लाइफ क्यों ना हो, है तो वो अकेला ही। किसको दिखाएगा ये सब कुछ? धीरे धीरे उसकी दिमागी हालत अब खराब हो जाती है। वो आदमियों की ड्रेस को छोड़कर औरतों की ड्रेस पहनने लग जाता है। फिर प्रेसिडेंट के बंगलों में जाकर बालकनी में खड़ा होकर कोई स्पीच देने लगता है। नीचे तो उसने मरे हुए लीडर्स जैसे हिटलर, क्वीन एलिजाबेथ जैसे के बड़े बड़े कटआउट्स रखे होते हैं जैसे कि वो लोग इसका स्पीच सुन रहे हो। वक्त के जाते जाते वो दिमागी संतुलन खो जाता है। एंड अब एक दिन की बात है कि बंगलों का पावर सप्लाई बंद हो जाता है। जैक गुस्से में एक शॉटगन उठा लेता है और पास के चर्च में जाता है। वहाँ जीसस के स्टैचू को वो शूट करके गिरा देता है और चिल्लाता है कि आज से तुम नहीं, मैं यहाँ का भगवान
परेशान हूँ। फिर एक बड़ा ट्रक लेकर वो शॉप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और तभी एक बेबी ट्रॉली ट्रक के नीचे आ जाता है। जैक भी घबरा कर नीचे उतराता है कि कहीं मैंने बच्चे को ट्रक से ठोक तो नहीं दिया, लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं होता। तब जैक को चैन आता है, लेकिन कहाँ यार, वो इस तरह अकेला रहकर ना बिल्कुल तंग आ चुका था और खुद को शूट करने की सोचता है। लेकिन न जाने उसे क्यों ऐसा एहसास होता है कि ये मैं क्या पागलपन में कर रहा हूँ। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचता है कि अकेला होकर भी तो मैं बढ़िया जी सकता हूँ। ये सोचकर वो समुद्र में नहाता है और घर लौट आता है जैसे कि उसका नया जन्म हुआ हो। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत बढ़िया चलता है। एंड एक दिन जब वो घर आता है ना, तो घर के अंदर कोई आवाज आती है। एक यंग लड़की गन तान कर बाहर आती है। उसको देखकर जैक गुस्सा नहीं बल्कि उसको गले लगा लेता है, क्योंकि इतने दिन के बाद दूसरे इंसान को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था दोस्तों। एंड वो लड़की भी जैक को देखकर उतनी खुश होती है। तब वो अपना नाम जॉनी बताती है और कहती है, एक दिन अचानक सब लोग गायब हो गए, मेरा बॉयफ्रेंड भी, तब से मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन आपके पोस्टर्स को देखकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। जैक कहता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक सुबह मैं उठा तो सब लोग गायब थे, मुझे लगा कि मैं किसी नई गैलेक्सी में आ गया हूँ। एंड जैक की बातें सुनते सुनते जॉनी सो जाती है। जैक भी चादर ओढ़कर पास ही के सोफे पर बैठ जाता है। कई दिन के बाद उसे एक इंसान मिली है और जैक को डर है कि कहीं वो इसको खो न दे, इसलिए वो पास ही में बैठकर सोने लगता है। अगली सुबह ये दोनों मिलकर पूरे शहर के चक्कर लगाते हैं कि कहीं कोई इंसान तो बचा होगा। कई दिन ढूंढने के बाद भी इनको कोई नहीं मिलता। दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढते हैं और रेडियो के जरिए वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। तभी पृथ्वी पर कोई बदलाव आता है, जैसे कि पहले हुआ था। मॉनिटर पर सिग्नल्स का उतार चढ़ा होता है और लगता है धरती ही उल्टी हो गई है। जैक और जॉनी को चक्कर आने लगते हैं। कुछ सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एक दिन जैक जॉनी को अपने लैब के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि हम वायरलेस ग्लोबल एनर्जी नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। वायरलेस एनर्जी मतलब जैसे अगर हमें आज मोबाइल चार्ज करना है तो हम आजकल चार्जर्स यूज करते हैं जो कि वायर्ड होते हैं। एंड दोस्तों, जैक जिस वायरलेस एनर्जी की बात कर रहा है उसके जरिए बिना वायर के हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा सकती है। जैक बताता है कि जब तक ये एनर्जी लो इंटेंसिटी की होती है तब तक जीव जंतुओं को कोई हानि नहीं पहुंचती, लेकिन अगर पावर की इंटेंसिटी बढ़ गई तो कुछ ही सेकंड्स में इंसान सिर्फ मर नहीं जाएंगे बल्कि हवा में घुल जाएंगे। एंड मुझे लगता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से ही दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचा, सबके सब हवा में घुल गए। ये सारी बातें सुनकर जॉनी तो एकदम से चौंक जाती है और बिल्कुल शॉक रहती है कुछ देर के लिए। कुछ दिन फिर बीत जाते हैं और अब जैक और जॉनी थोड़े क्लोज भी हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और चांस तो है नहीं उनके पास। दोनों अकेले हैं पूरी दुनिया में। अब दोनों अलग अलग जाते हैं और कीमती ड्रेसेस, कार्ड्स वगैरह को बेझिझक ट्राई करते हैं। एक दिन की बात है, जैक के रास्ते में अचानक एक ट्रक बीच में आ जाती है। जैक गन लेकर ट्रक के पास आता है तो ट्रक से एक आदमी उतरता है जिसने मास्क पहना होता है। वो जैक पर गन तानकर पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, वगैरह वगैरह। फिर पूछता है कि तुम अकेले हो क्या। और दोस्तों, जॉनी की सेफ्टी के लिए जैक इस आदमी से झूठ कह देता है कि हाँ मैं अकेले रहता हूँ। तब जाकर वो अपना मास्क निकालता है और कहता है, मुझे लगा मैं दुनिया में अकेला हूँ, तुमसे मिलकर खुशी भी दोस्त। लेकिन तभी जैक की गाड़ी से वॉकी टॉकी पर जॉनी की आवाज को सुनकर वो पूछता है, ये लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है। तब जैक उसे सच बता देता है कि हमारी तरह वो भी जिंदा बची है और मेरे साथ रहती है। ये सुनकर तो वो जैक को धमकाता है कि मुझे अपने घर लेकर चलो। जैक भी उसको घर लेकर आ जाता है, जहाँ पर जॉनी बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेसेस पहनकर खड़ी होती है, पर वो उस आदमी के हाथ में गन देखकर बहुत डर जाती है। लेकिन वो इन दोनों को गले लगा लेता है कि अच्छा हुआ मैं अकेला नहीं हूँ, अब तुम दोनों मेरे साथ हो, वैसे मेरा नाम एपी है। तीनों दोस्तों बड़े खुश रहते हैं और रोज नई गाड़ी में घूमने लगते हैं। कुछ दिन के बाद तीनों एक जगह पर कैंप फायर सेट करके बैठे होते हैं। तब एपी बताता है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच लड़ाई हुई थी और उसने मुझे इतना मारा कि मैं लगभग मर चुका था। मुझे लगा कि मैं मर गया हूँ, लेकिन फिर मुझे होश आया तो मेरे आसपास कोई इंसान नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि सब एकदम गायब हो गए और मैं दुनिया में बस अकेला बचा हूँ। तब जॉनी कहती है कि उस दिन ना मैं बाथरूम में अपना हेयर ड्रायर यूज कर रही थी, अचानक उससे मुझे शॉक लगा और मैंने सोचा मैं मर गई हूँ, लेकिन जब मुझे होश आया तो सारे इंसान गायब हो चुके थे। जैक कभी इसी तरह का एक्सपीरियंस हुआ था दोस्तों। असल में जैक उस दिन लैब में किए गए एक्सपेरिमेंट के खिलाफ था, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता था और उसका बॉस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तंग आकर जैक ने उस रात खुदकुशी करने के इरादे से कोई नींद की गोलियां खा ली थी, लेकिन सुबह हुई तो पता चला कि वो मरा नहीं है। तीनों इस बात को समझ जाते हैं कि जब पृथ्वी पर वो लाल रोशनी पड़ी थी तो कुछ बदलाव आया था और उस समय ये तीनों ही मौत के बहुत करीब थे। शायद इसी वजह से ये तीनों बच गए जबकि बाकी लोग गायब हो गए हैं। और जब वो होश में आए थे ना तो इन तीनों ने वो रेड कलर का लाइट देखा था। इस लाइट को जैक फ्लैश लाइट बताता है और इसीलिए इनके प्रोजेक्ट का नाम भी ना ऑपरेशन फ्लैश लाइट रखा गया था। मतलब ये लोग इसीलिए बचे थे क्योंकि ये लोग उस वक्त मरने वाले थे। अब इनको जब बातों की क्लैरिटी मिल जाती है तो वो एबी के घर पर जाते हैं, जहाँ वो मस्त पियानो बजाता है। साथ में जैक और जॉनी डांस करते हैं। उसी रात जॉनी को बाहर से किसी के गाने की आवाज आती है। वो बाहर जाती है तो वहाँ एबी एक कब्र के आगे खड़ा होकर रो रहा होता है। वो कोई दुख भरा गीत गा रहा था। जॉनी भी सोचती है कि इसको डिस्टर्ब क्या करना, तो अंदर आकर अकेली सो जाती है। वैसे तो वो इतने दिन जैक के पास सोती थी और इनके बीच बॉन्डिंग भी अच्छी थी, लेकिन अचानक जॉनी को अकेला सोता देखकर जैक को लगता है कि शायद एपी के आने के बाद जॉनी मुझसे दूर होती जा रही है। अब दोस्तों, जैक इस फ्लैश लाइट के नाम की घटना के बारे में जांच कर रहा होता है और तभी वो एपी और जॉनी को जॉगिंग करते हुए देखता है। जॉनी पूछती है, तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। एपी बताता है कि मैंने उसकी वाइफ को मार डाला, इसलिए वो मुझे मारने आया था। और ये सुनकर जॉनी की हालत खराब हो जाती है। वो इसके आगे एपी से कुछ नहीं पूछती, बिल्कुल चुप। और जब वो घर आते हैं तो जैक पूछता है, तुम रो क्यों रही हो, पर वो जवाब नहीं देती। जैक एपी से पूछता है कि तुमने जॉनी को ऐसा क्या कह दिया कि ये रो रही है। एपी कहते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसको। एंड फिर दोस्तों जैक उससे गुस्से में लड़ने लगता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। एपी को भी गुस्सा आता है कि जैक ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। वो भी एक गाड़ी में जैक को चेज करने लगता है। अब इन दोनों को जाते देखकर जॉनी भी एक कार में उनका पीछा करती है। एपी जैक की गाड़ी से टकराता है और जैक गड्ढे में गिर जाता है, लेकिन शुक्र है उसे कुछ नहीं होता। इनकी लड़ाई तो दोबारा शुरू हो जाती है। तो जॉनी उन पर गन तान देती है और धमकाती है कि लड़ाई नहीं रोकोगे तो दोनों को शूट कर दूंगी। उसके बाद वो लड़ना बंद करते हैं और तब जैक रिवील करता है कि जिस फ्लैश लाइट की वजह से सारे लोग गायब हुए थे वो फिर से होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो हम तीनों भी गायब हो जाएंगे। उस फ्लैश लाइट को रोकने के लिए इन्हें कुछ करना होगा, इसलिए तीनों जैक के लैब की ओर निकलते हैं। लैब में जैक देखता है कि कल सुबह 6 बजे फिर से फ्लैश लाइट होने वाला है और तब ये तीनों भी गायब हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके उस फ्लैश लाइट को रोकना होगा, लेकिन तभी वो लाल रोशनी दिखती है और तीनों को अजीब इल्यूजन्स आने लग जाते हैं। एपी को तो लगता है कि दुनिया उल्टी हो गई है और वो उल्टा चल रहा है। कुछ सेकंड्स में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है
असल में इस तरह इनके साथ पहले भी हो चुका है दोस्तों। सब कुछ नॉर्मल हो जाने की खुशी में जॉनी और एपी एक दूसरे के गले लग जाते हैं, जिसको देखकर जैक इनसे जलने लगता है। अब ये दोनों जैक को कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि कल सुबह फ्लैश लाइट होगा, पर ये तो अभी हो गया, शायद तुम्हारा कैलकुलेशन ही गलत है। जैक कहता है मेरा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता, कल सुबह 6 बजे ये फिर होगा, लेकिन अभी जो हुआ वो सिर्फ उसका एक सिम्टम था। कल सुबह का फ्लैश लाइट बहुत खतरनाक होगा, याद रखना। इन सब की वजह है स्लैब से निकलता हुआ रेडिएशन। अगर हम इस स्लैब को ही ब्लास्ट कर दें तो फ्लैश लाइट होगा ही नहीं। फिर दोस्तों वो एक एक्सप्लोजिव्स के गोडाउन में जाते हैं और ट्रक भर के एक्सप्लोजिव्स लोड करते हैं। उन्हें ब्लास्ट करवाने के लिए जैक ने एक रिमोट भी बना लिया होता है। एपी ट्रक ड्राइव करने वाला होता है, लेकिन जाने से पहले वो जॉनी से बहुत देर बात करता है। एंड पता नहीं ये देखकर जैक को चिढ़न क्यों होती है दोबारा। फिर एपी ट्रक को लैब की ओर लेकर आता है और जैक और जॉनी कार में उसके आगे जा रहे होते हैं। अब जैक अपना दिल खोलकर जॉनी से बात करने लगता है कि मैं और तुम कितने क्लोज थे, लेकिन एपी के आने के बाद देखो ना, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। लगता है उसने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया है पूरी तरह से। तुम एक बात बताओ, तुम्हें किसके साथ रहना है? ये तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तुम मुझसे ज्यादा उसे पसंद करती हो तो क्यों करती हो? जॉनी बताती है कि देखो मुझे तुम और एपी दोनों ही बहुत पसंद हो, लेकिन मुझे एपी से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। उस दिन उसने बताया था कि उसके दोस्त ने उसे मारने की कोशिश की थी। असल में बात ये थी कि उसके दोस्त की वाइफ एपी से प्यार करने लगी थी और उसने एपी को प्रपोज भी किया था, लेकिन एपी अपने दोस्त के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करना चाहता था और उसने उस औरत से साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस वजह से दोस्त की वाइफ ने खुदकुशी कर ली और जब एपी के दोस्त को पता चला तो उसने ये सोचा कि एपी ने उसकी वाइफ को मार डाला, इसलिए वो एपी की जान के पीछे पड़ गया था। एपी को भी पछतावा होने लगा कि उसकी वजह से उसके दोस्त की वाइफ ने जान दी है। और जब एपी मुझे ये बता रहा था तो उसकी आंखों में मैंने बहुत दर्द देखा। मुझे लगा कि तुमसे ज्यादा उसे मेरी जरूरत है। एंड दोस्तों यहाँ जैक भी उसकी फीलिंग समझ जाता है। जॉनी कहती है लेकिन तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा प्यार रहेगा जैक, कहकर वो जैक के गाल पे किस भी करती है। लेकिन इसी बीच वो उसी गैस टैंकर से टकराने वाले होते हैं जिससे जैक पिछली बार भी टकराने से बाल बाल बचा था, पर जैक कैसे भी करके कार को संभाल लेता है। लेकिन पीछे एपी जो ट्रक लेकर आ रहा था वो इस छोटे रास्ते से नहीं निकल सकता। अगर वो टैंकर से टकरा गया तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाएगा। तो जैक और जॉनी जल्दी से उसको वार्न करते हैं कि गाड़ी रोक दो, लेकिन एपी गाड़ी रोकने की बजाय स्लो करके उस टैंकर को अपनी गाड़ी से दूसरी ओर हटाकर ट्रक के लिए मस्त रास्ता बना लेता है। फिर वो गाड़ी को रोककर जॉनी को अपने ट्रक में बुलाता है और जॉनी भी खुशी खुशी ट्रक में चली जाती है। जैक तो दोस्तों अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि जॉनी उसकी बजाय एपी को चुन रही है, बताओ। फिर भी वो गाड़ी लेकर इनके ट्रक के पीछे आ जाता है। तब जैक के रेडियो पर ना अलार्म सिग्नल आने लगता है, जिसका मतलब है कि अब लैब में रेडिएशन लेवल बहुत बढ़ गया है। ये लोग एक्सप्लोसिव वाले ट्रक को लैब के पास ले गए तो एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हो जाएंगे और ट्रक में बैठे एपी और जॉनी मारे जाएंगे। जैक तुरंत ये बात एपी के रेडियो पर बताने की कोशिश करता है, लेकिन एपी को लगता है कि जैक जलन के मारे हम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए रेडियो पर कांटेक्ट कर रहा है, इसलिए दोस्तों वो रेडियो को ऑफ ही कर देता है और जॉनी के साथ मजे से बातें करता है। जैक सोचता है कि ये तो ऐसे मानेगा नहीं। वो ट्रक को ओवरटेक करके उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एपी ट्रक को जिगजैग चलाकर जैक को आगे निकलने ही नहीं देता। गुस्से में जैक किसी तरह ट्रक को ओवरटेक कर ही लेता है और गाड़ी रोककर एपी को डांटता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए कांटेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें है कि मजाक बना के रखा हुआ है तुमने हर बात को। सुनो, इस वक्त लैब का रेडिएशन बहुत बढ़ चुका है। अगर हम वहाँ ट्रक लेकर गए तो ट्रक के साथ साथ तुम दोनों भी ब्लास्ट हो जाओगे। हमें काम करना होगा, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। फिर वो लैब से कुछ दूर पर एक टावर के ऊपर जाते हैं। जैक कहता है मैं शहर से कुछ इक्विपमेंट लेकर आता हूँ जिससे हम ऐसी सेटिंग कर पाएंगे कि ये ट्रक ऑटोमेटिकली लैब के पास चली जाएगी। ऐसा करने से होगा ये कि हम सबकी जान बच जाएगी और काम भी हो जाएगा। ये कहकर वो इन दोनों को टावर के पास छोड़कर खुद कार लेकर शहर की ओर आता है। यहाँ एपी और जॉनी इंटीमेट हो जाते हैं दोस्तों। जॉनी कहती है कि 6 बजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, अगर तब तक जैक इक्विपमेंट नहीं लेकर आया तो फ्लैश लाइट होगा और हम गायब हो जाएंगे। एपी कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर जैक का प्लान फेल हुआ तो मैं ट्रक को वहाँ पर ले जाकर ब्लास्ट करवाऊंगा। अपनी जान देकर भी मैं तुम्हें और जैक को जरूर बचाऊंगा। तभी इन्हें बाहर से कोई ट्रक की आवाज आती है। वो देखते हैं कि जैक शहर नहीं गया, बल्कि वो खुद एक्सप्लोजिव्स वाले ट्रक को लैब की ओर लेकर आ रहा है। एंड तब जाकर ये दोनों रियलाइज करते हैं कि शहर से इक्विपमेंट्स लाकर यहाँ सेट करने में बहुत वक्त लगेगा और इनके पास उतना टाइम तो है नहीं, इसलिए जैक ने अपनी जान देकर इन दोनों को बचाने का फैसला किया है। और तो और जैक इस फ्लैश लाइट प्रोजेक्ट का हिस्सा था और वो खुद को इस अनहोनी का जिम्मेदार भी मानता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है कि वो इस प्रोजेक्ट को पहले रोक नहीं पाया, मतलब इसलिए वो अपनी जान देने पे उतर आया है। एंड वो ट्रक को सीधे लैब के अंदर ले जाकर रिमोट ऑन करता है तो ट्रक के एक्सप्लोजिव्स के साथ लैब भी फट जाती है। लेकिन तब दिखाते हैं कि शुरुआत में जो लाल रोशनी इनको दिखी थी वो फिर दिख जाती है, यानी फिर फ्लैश लाइट हुआ है। लेकिन अब जैक खुद को कहीं और पाता है। जैक कंफ्यूज है कि मरने के बजाय ये मैं कहाँ पर आ गया। वो एक बीच पर होता है और आसमान में बादल अजीब आकार के होते हैं और जैक देखता है कि सैटर्न जैसा कोई प्लेनेट क्षितिज से निकल रहा है। ये कहाँ आ गया, ये पता नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। रुकिए जरा, क्लाइमेक्स का इंटरप्रिटेशन ऑडियंस पे छोड़ दिया गया है। ऑडियंस कौन है आप लोग तो कमेंट्स में बताइए ना, क्या हुआ होगा इस मूवी में। वैसे आपको बता दूं कि ये मूवी इसी नाम के नोवेल से इंस्पायर होकर बनाई गई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी